छत्तीसगढ़ शासन ने बेरोजगारी भत्ता देने का जो घोषणा किया था उसका ऑफिशियली ऑर्डर जारी कर दिया गया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे छत्तीसगढ़ शासन कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग मंत्रालय महानदी भवन के तरफ से एक आदेश 28/2/2023 की डेट पर जारी किया गया है। इस लेटर में या इस आदेश में दो तीन बिंदुओं में बातों को समाहित किया गया है। राज्य शासन छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों को दिनांक 1/4/2023 मतलब 1 अप्रैल 2023 से रुपये 2500 प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने की योजना को स्वीकृति प्रदान करता है। मतलब ये योजना फाइनली स्वीकृत कर दी गई है शासकीय विभाग की तरफ से। और ये किनको मिलेगा किनको नहीं मिलेगा या क्या इसकी पात्रता होगी, ये एक संशय का विषय है। तो आइए उसके बारे में इस पत्र में क्या उल्लेख किया गया है ये जानने का प्रयास करते हैं। बिंदु क्रमांक 2 में लिखता है उक्त योजना की शर्तें परिशिष्ट अ के अनुसार होगी। तो ये परिशिष्ट अ क्या है, एनेक्सर ए क्या है, उसको जानने के लिए हमने इस पत्र को आगे पढ़ना शुरू किया। जो पत्र अनेक विभागों को संबोधित है उसी के साथ में ये परिशिष्ट अ जो है वो भी हमको देखने को मिला। आगे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, परिशिष्ट अ में जो बातें लिखी गई हैं वो एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं। ऊपर आप देख पा रहे होंगे परिशिष्ट अ लिखा हुआ है, एनेक्सर ए इसका मतलब हुआ छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की योजना के मापदंड आदि। सबसे पहला बिंदु है, इस योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र शिक्षित युवा को प्रथमतः 1 वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता देय होगा। यदि व्यक्ति विशेष को 1 वर्ष की उक्त अवधि में लाभकारी नियोजन नहीं हो पाता है, मतलब वो किसी तरह से खुद को रोजगार पाने में अक्षम पाता है या उसको रोजगार की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो विशेष परिस्थिति में ये अवधि जो है 1 साल के लिए और बढ़ाई जा सकती है। लेकिन आगे यह भी स्पष्ट कर दिया कि किसी भी प्रकरण में ये अवधि 2 साल से अधिक की नहीं होगी, मतलब अधिकतम आपको 2 साल ही ये भत्ता मिल पाएगा। दूसरा बिंदु है, आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरूरी है। तीसरा बिंदु है, आवेदन किए जाने वाले वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को, मतलब अभी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 1 अप्रैल को आवेदक की आयु जो है वो 18 से 35 के बीच होनी चाहिए। आपकी आयु सीमा 18 से 35 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। चौथा बिंदु दिया गया है कि मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम हायर सेकेंडरी, मतलब कम से कम आपको 12वीं पास होना ज़रूरी है। पांचवें बिंदु में वो लिखते हैं कि जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो, मतलब आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। एवं आवेदन के वर्ष के 1 अप्रैल को हायर सेकेंडरी अथवा उससे अधिक योग्यता में उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम 2 वर्ष पुराना हो। मतलब अगर आपने 2 साल पहले 12th क्लास पास किया हो और उसका रजिस्ट्रेशन कराया हो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, तभी आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी। अगर आप पिछले साल या उसके पिछले साल या अभी करंट में आपने पास किया हो और अभी आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो आपको पात्रता नहीं होगी। कम से कम 2 साल की आपकी सीनियरिटी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में होनी चाहिए 12th पास की। 12th पास हो करके आपने रजिस्ट्रेशन कराया और उस रजिस्ट्रेशन के बाद 2 साल हो गए हों तो आप इसमें एलिजिबिलिटी अपनी रख पाएंगे। छठवें बिंदु पर लिखते हैं, आवेदक के आय का कोई स्रोत न हो, मतलब किसी तरह से आपके पास इनकम का कोई सोर्स न हो और आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतों से आय 2,50,000 वार्षिक से अधिक न हो। आपके पास कोई आय का स्रोत न हो, इसके अलावा आपके परिवार की जो इनकम है, फैमिली की जो इनकम है वो 2.5 लाख रुपए ईयरली से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर अधिक है तो भी आपकी पात्रता नहीं होगी। अब परिवार से क्या तात्पर्य है? परिवार से तात्पर्य है पति, पत्नी एवं आश्रित बच्चे या आश्रित माता पिता। ये सारे उस परिवार की कैटेगरी में आएंगे। सब मिलाकर के अगर 2.5 लाख रुपए का इनकम होता है तो फिर आप इस श्रेणी में नहीं आएंगे। बिंदु क्रमांक 2 में अपात्रता की शर्तों को स्पष्ट किया गया, मतलब आप कब कब इसकी एलिजिबिलिटी आपको नहीं मिलेगी वो समझ लें। तो उसमें ये कहते हैं
निम्नलिखित मापदंडों में आने वाले व्यक्ति योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए अपात्र होंगे, एलिजिबल नहीं होंगे लोग। पहला पॉइंट, एक परिवार से एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। मतलब एक पूरी फैमिली है, अगर उसमें 3 बेरोजगार लोग हैं, 2 बेरोजगार लोग हैं, तो उनमें से जो पहला रजिस्ट्रेशन होगा जिसका, उसी को मिलेगा ये बेरोजगारी भत्ता। यदि किसी परिवार के किसी व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है तो उस परिवार का दूसरा व्यक्ति अपात्र हो जाएगा। दूसरा बिंदु में लिखता है, आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य को केंद्र अथवा राज्य सरकार की किसी भी संस्था, यानी उस पूरी फैमिली की बात हो रही है, केवल आवेदक की बात नहीं हो रही है। आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य को केंद्र अथवा राज्य सरकार की किसी भी संस्था या स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप डी को छोड़कर अन्य नौकरी अगर हो तो ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होगा। तो आप ये भी समझ लें कि आपकी फैमिली में अगर कोई ऐसा है तो भी पात्रता आपकी नहीं बन पाएगी। आगे बढ़ते हैं और कौन से बिंदु है वो समझते हैं। आवेदक को स्वरोजगार या शासकीय अथवा निजी क्षेत्र में किसी नौकरी का ऑफर दिया जाता है और आवेदक उस ऑफर को स्वीकार नहीं करता है तो ऐसे आवेदकों को भी बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। मतलब आपको प्राइवेट यानी कि स्वरोजगार या फिर गवर्नमेंट इस तरह के किसी जॉब का ऑफर आता है, ऑफर दिया जा रहा है और आपने उसको स्वीकार नहीं किया, तब भी आपकी पात्रता रद्द हो जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, पूर्व और वर्तमान मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, संसद या राज्य विधानसभाओं के पूर्व या वर्तमान सदस्यों, नगर निगमों के पूर्व एवं वर्तमान महापौर, जिला पंचायत के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य, यानी किसी भी तरह के जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड इसमें लिखा है कुल मिलाकर के, उसके सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। पॉलिटिकल बैकग्राउंड में कहूँ तो इसमें स्पष्ट कर दिया है कौन कौन सी कैटेगरी के परिवार को इसमें गिना जाएगा, चिन्हित किया जाएगा। अगला बिंदु है, पेंशन भोगी जो 10,000 रुपये या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। मतलब ऐसा कोई फैमिली है जिसमें 10,000 रुपीज़ की फैमिली पेंशन आती है तो फिर वो भी अपात्रता की श्रेणी में चले जाएंगे, उनको भी इसकी पात्रता नहीं होगी। फिर आगे कहते हैं, वे परिवार जिन्होंने पिछले असेसमेंट ईयर में, लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर हुआ था उसमें इनकम टैक्स भरा होगा तो फिर उसके परिवार के सदस्य भी इस स्कीम के लिए अपात्र हो जाएंगे। इस पॉइंट पर दूसरे बिंदु में अंतिम बिंदु लिखता है, अन्य पेशेवर जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट के परिवार के सदस्य भी बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। तो कुल मिलाकर के अपात्रता की शर्तें काफ़ी लंबी है, इसे आप डिटेल में स्टडी कर लें। आप इस आदेश को डाउनलोड कर लें और इस आदेश का जो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें, पूरा डिटेल में पढ़ लें इसको। अब इसके स्वीकृत होने की प्रक्रिया क्या होगी वो भी इन्होंने समझाया है। बेरोजगारी भत्ते की विस्तृत योजना की प्रति रोजगार विभाग, पंचायत, ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, ये सारी जगह की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसका प्रचार प्रसार समाचार पत्र अन्य माध्यमों से भी किया जाएगा। मैं इस तरह से आपकी जानकारी दे रहा हूँ, शायद मैं भी एक माध्यम हूँ। संबंधित जनपद पंचायतें, नगरीय निकाय सभी आवेदकों का पूर्ण रिकॉर्ड रोजगार विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अपने पास रखेंगे। जनपद पंचायत नगरीय निकाय द्वारा आवेदन का परीक्षण किया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा कि ये पात्र है अथवा नहीं। पात्र आवेदकों को बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति संबंधित जनपद पंचायत, नगरीय निकाय जहां पर भी आप आते हैं उसके द्वारा दी जाएगी और उनकी ऑनलाइन प्रविष्टि संबंधित निकायों के द्वारा की जाएगी। जिन आवेदकों को जनपद पंचायतों, नगरीय निकायों द्वारा बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया गया है उन्हें बेरोजगारी भत्ते की राशि सीधे उनके बैंक खाते में रोजगार विभाग द्वारा प्रतिमाह अंतरित की जाएगी। ये तरीका होगा भुगतान का। यदि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले को किसी प्रकार का रोजगार प्राप्त हो जाता है और वह बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र हो जाएगा, इस संबंध में उसे तत्काल संबंधित जनपद पंचायत, नगरीय निकाय को सूचित करना होगा। मतलब आप उस लिस्ट में हैं जिसमें आपको बेरोजगारी भत्ता मिलता है।
फिर इसी बीच में आपको कोई रोज़गार मिल जाता है, तो ये आपका दायित्व होगा कि आप इमीडिएट अपने कंसर्निंग जनपद पंचायत या नगरीय निकाय को इस बात की सूचना दें, ताकि उन तक ये बात पहुंच जाए कि अब आप बेरोजगारी भत्ता के सीमा से बाहर हो चुके हैं और आपको एक नौकरी मिल चुकी है। तत्काल उनके बेरोजगारी भत्ता बंद करने का आदेश पारित किया जाएगा और राशि अंतरित करना बंद कर दिया जाएगा। संबंधित जनपद पंचायत नगरीय निकाय द्वारा हर 6 माह में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की जांच कर यह सुनिश्चित करेंगे कि वे अभी भी बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं या अपात्र हो गए। अपात्र हितग्राहियों को नोटिस जारी कर सुनवाई के पश्चात अपात्र होने की स्थिति में उनका भत्ता बंद करने का आदेश संबंधित जनपद पंचायत या नगरीय निकाय पारित करेंगे और उनको राशि देना बंद कर दिया जाएगा। अंतिम बिंदु में है, जिन लोगों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा उन सभी व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण का ऑफर दिया जाएगा। कौशल विकास प्रशिक्षण के पश्चात उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता दी जाएगी, मतलब आपके स्किल डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट के थ्रू आपको एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके कुछ कहीं ना कहीं पर आपको समायोजित करने का प्रयास किया जाएगा। और यदि वे इस प्रशिक्षण में भाग लेने से इनकार करते हैं या ऑफर किया जाएगा या ऑफर किया गया रोजगार स्वीकार नहीं करते हैं तो उनका भत्ता भी बंद कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के इतनी सारी बातें हैं, किस तरह से आपका भत्ता स्वीकृत होगा और किस तरह से आप अपात्र हो जाएंगे, ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। नीचे टोपेश्वर वर्मा सचिव छत्तीसगढ़ शासन तकनीकी शिक्षा रोजगार विभाग का हस्ताक्षर है। तो इस तरह से ये पूरी जानकारी मैंने स्पष्ट शब्दों में आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है कि बेरोजगारी भत्ता किसे मिलेगा और किसे नहीं, क्या पात्रता होगी और किस तरह से आप अपात्र हो जाएंगे। ये सारी बातें मैंने समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपकी जानकारी पुख्ता हुई होगी इस विषय पर। अपनी राय जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। फिर नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखें, साथ में उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।